हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम लोग नाइन्थ क्लास के हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर कर रहे हैं उसका हम ये वाला टॉपिक करेंगे, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। दैट मीन्स कि हम सोशलिज्म आइडियोलॉजी को समझेंगे कि किस तरीके से ये आइडियोलॉजी यूरोप में एमर्ज हुई थी। एंड हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोशलिस्ट थे जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया था। ओके, तो आगे ना टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये आइडियोलॉजी समझाना चाहती हूँ कि सोशलिज्म का ना एक्चुअल में मतलब क्या है। अगर आपको इसका मीनिंग ही समझ में आ गया तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं एक तरफ लिख देती हूँ सोशलिज्म। देखो, सोशलिज्म में जो बिलीफ रखने वाले लोग हैं उनको कहा जाता है सोशलिस्ट्स। ओके, सोशलिज्म एक इस तरीके की आइडियोलॉजी थी जो यूरोप में एमर्ज हुई थी। और इस आइडियोलॉजी का मेन मकसद क्या था कि किसी के भी बीच में, किसी इंसान के बीच में किसी भी तरीके का इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज हो या फिर पैसा हो या फिर प्रॉपर्टी हो, सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ओके, सो ये इस चीज़ में बिलीव रखते थे। सो सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो किसके अगेंस्ट थी? कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। कैपिटलिज्म में वो इंडिविजुअल पीपल थे, वो इंडिविजुअल रिच पीपल थे जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था, जिन्हें कहते हैं हम कैपिटलिस्ट्स। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट्स वो लोग हैं, वो रिच पीपल जिनके पास खूब सारा पैसा है, जो अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, जिनकी खूब सारी फैक्ट्रीज हैं, लैंड ओनर्स हैं ये, और ये अपने नीचे वर्कर्स को रखते हैं और वर्कर्स से घंटों ये काम कराते हैं और इस हिसाब से ये वर्कर्स को पैसा भी नहीं देते, क्योंकि ये लोग अपने मुनाफे के लिए काम कर रहे होते हैं, इनको पैसा अपनी जेब में भरना होता है। सो कैपिटलिज्म में ना किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम था? कैपिटलिज्म में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उस पर किसका हक होता है? उस पर हक होता है इन कैपिटलिस्ट्स का, और इस हक को कहा जाता है प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप। देखो, इसको मैं ना थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में करके समझाती हूँ। देखो, जैसे कि मेरा ही एग्जांपल ले लो। मैं एक कैपिटलिस्ट हूँ, यहाँ पर मेरी अपनी एक फैक्ट्री है, एक यहाँ पर मेरी इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पर मतलब एक ऐसा रीजन है जहाँ पर मैंने अपनी बहुत सारी ऐसे चिमनीज लगा रखी हैं, राइट। और यहाँ पर मेरी अपनी ज़मीन भी है। तो देखो, मेरे पास कितने सारे रिसोर्सेज हो गए जहाँ से मैं कमा रही हूँ। ओके, तो इन चारों ही चीज़ों पर किसका हक होगा? मेरा खुद का हक होगा, राइट। सो उसे क्या कहेंगे? प्राइवेट ओनरशिप। सो ऐसे ही कैपिटलिज्म में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब जो फिनिश्ड गुड्स होता है या जो फैक्ट्रीज होती है, उस पर प्राइवेट ओनरशिप होती है। मतलब जिसकी वो फैक्ट्री, चिमनी एंड जिसकी वो ज़मीन होगी, उसका खुद का ही तो हक होगा, उसे कहेंगे प्राइवेट ओनरशिप। अब प्राइवेट ओनरशिप में क्या होता है ना, कि जो ये रिच पीपल होते हैं ना, ये अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं। सो एक तरफ है रिच पीपल, एक तरफ है पुअर पीपल। तो ये पुअर पीपल इन रिच पीपल के अंडर काम करते हैं, और ये रिच पीपल इन पुअर पीपल से घंटों काम तो निकलवाते हैं, बट उस हिसाब से इनको वेजेस नहीं दिए जाते। सो यहाँ पर एक रिफ्ट क्रिएट हो जाता है। और ये रिफ्ट किसकी वजह से क्रिएट होता है? प्राइवेट ओनरशिप की वजह से। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट ओनर होता है ना, जो रिच पीपल है, उसके हाथ में ही सब कुछ होता है, राइट। सो उसके हाथ में ही सब कुछ होता है, तो इसीलिए वो क्या करता है, यहाँ पर पुअर पीपल का पूरा एक्सप्लॉइटेशन करता है। तो जो अमीर लोग हैं उनकी तो जेब भरती जाती है, तो अमीर और अमीर होता रहता है और गरीब और गरीब होता रहता है। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि अमीर और गरीब के बीच में ना एक गैप आ जाता है, एक रिफ्ट आ जाता है, और यहीं से सोसाइटी में इनइक्वालिटी प्रीवेल हो जाती है। और यहीं से इनइक्वालिटी का अपोज कौन करते हैं? सोशलिस्ट, जिन्होंने कौन सी आइडियोलॉजी दी? सोशलिज्म। आई होप अब ये समझ आ गया होगा कि सोशलिज्म कैपिटलिस्ट के खिलाफ क्यों है। क्योंकि कैपिटलिस्ट में जो प्रोडक्शन होता है, उनके जितने भी मीन्स होते हैं, संसाधनों का जो उत्पादन होता है ना, उस पर ना प्राइवेट ओनरशिप होती है, इंडिविजुअल का अपना हक होता है। तो वो यहाँ पर पुअर का खूब अच्छा खासा एक्सप्लॉइटेशन करता है और अपनी जेब भरता रहता है। सो यहाँ पर अमीर और अमीर होते रहते हैं, गरीब और गरीब होते रहते हैं, तो दोनों के बीच में ना एक रिफ्ट आ जाता है, और जिससे फैलती है समाज में इनइक्वालिटी। और इसी इनइक्वालिटी को कौन अपोज करता है? सोशलिस्ट। और ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी, क्योंकि सोशलिज्म में ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें पब्लिक ओनरशिप को सपोर्ट किया जाता है।
पब्लिक ओनरशिप का मतलब क्या है कि एक इंसान के हाथ में पावर ना हो, एक इंसान के हाथ में प्रॉपर्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ना हो, बल्कि सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। सो पब्लिक ओनरशिप का मतलब है कि अमीर हो गरीब हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक इंसान के बीच में इक्वली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ताकि सभी का मुनाफा हो, सभी लोग आगे जाकर बढ़ें, इक्वालिटी प्रीवेल हो। सो इस तरीके की आइडियोलॉजी सोशलिस्ट रखते थे। ओके, सो आई होप आपको ना अब अच्छे से इस आइडियोलॉजी का मतलब समझ में आ गया होगा। सो सोशलिज्म ना किस तरीके की आइडियोलॉजी थी? सोशलिज्म में ना इस तरीके के फार रीचिंग विजन्स थे कि सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, कि सोसाइटी में किस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक सोसाइटी एक समाज कैसा होना चाहिए, एक नेशन इस तरीके से बिल्डअप होना चाहिए जहाँ पर इनइक्वालिटी नाम की चीज़ ना हो। एंड फार रीचिंग विजन्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा विज़न जिसका ग्रेट नंबर ऑफ थिंग्स पर अफेक्ट या इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो सोशलिज्म क्या था ना कि धीरे धीरे खूब फैलता जा रहा था यूरोप में मिड 19th सेंचुरी में, और बहुत सारे लोगों को जब सोशलिज्म के बारे में पता चला तो बहुत सारे लोगों का ध्यान सोशलिज्म ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। सो बहुत सारे लोग अब इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लगे थे। देखो, जो सोशलिस्ट थे ना ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के ही अगेंस्ट थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इसमें ना जो ओनर होता है, जो इंडिविजुअल होता है, उसका अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा हक होता है, और इनको नॉन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो इसमें किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिविजुअल का अपना राइट होता है इन प्रॉपर्टीज़ पर, वो अपनी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। ओके, सो सोशलिस्ट जो थे वो कहते हैं कि हमारे समाज में जो ये बुराइयां हैं जैसे कि इनइक्वालिटी, इसका रूट कोज क्या है? इसका रूट कोज है प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो इसीलिए सोशलिस्ट कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही ख़त्म कर दो, क्योंकि क्या होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी से समाज में इनइक्वालिटी फैलती है। और यहाँ पर ये आगे रीज़न भी देते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये क्यों है। तो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास प्रॉपर्टी तो है, दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे रिच पीपल है जिनके पास ज़मीन है, जायदाद है, खूब सारा पैसा है, और ये इन प्रॉपर्टी पर एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि वर्कर्स को ये जॉब भी देते हैं, ये रोज़गार भी देते हैं। बट ये क्या करते हैं ना कि भले ये रोज़गार देते हैं लेकिन अपने पर्सनल गेन के लिए देते हैं, अपने खुद का ये बेनिफिट ज़्यादा देखते हैं, खुद की जेब ज़्यादा भरना चाहते हैं पैसे से। एंड ये लोग वर्कर्स के वेलफेयर का ध्यान नहीं रखते, ना उनको उनके वर्किंग आवर्स के हिसाब से पैसा देते हैं, ना उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। और यही जो वर्कर्स है ना, जो इनकी प्रॉपर्टी में काम करते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते हैं। राइट देखो, जैसे कि ये फैक्ट्री हो गई, तो जो फैक्ट्री का ओनर हो गया ना, उसने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ लगा लिए, ठीक है, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे दिया। अब जो ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वही तो काम करके यहाँ पर गुड्स को तैयार कर रहे हैं, वही तो इस फैक्ट्री को आगे चला रहे हैं। ओनर क्या कर रहा है यहाँ पर? ओनर तो इनसे बहुत देर तक काम कराता है, उस हिसाब से इनको पैसा भी नहीं देता, और जितना फिनिश्ड गुड्स होता है उस पर इस ओनर का ही अधिकार होता है। तो पैसा किसकी जेब में जाता है? ओनर की जेब में जाता है। और वेयर एज जो ओनर है वो किसकी वजह से कमाता है? वो इन वर्कर्स की वजह से कमाता है, और इन्हीं वर्कर्स की वजह से इसकी प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव होती है। तो यहाँ पर ओनर सिर्फ अपना सोचता है, अपने पर्सनल गेन के बारे में सोचता है, ना कि वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में। और इससे क्या होता है? हमारे समाज में इनइक्वालिटी फैलती है, और इसी के खिलाफ सोशलिस्ट थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। सो यहाँ पर सोशलिस्ट कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है इस पर सोसाइटी एज अ होल कंट्रोल करे तो ज़्यादा अच्छा है। दैट मीन्स कि सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों का प्रॉपर्टी पर अधिकार होना चाहिए, रादर देन सिंगल इंडिविजुअल का। ओके, सो प्रॉपर्टी एक सिंगल इंडिविजुअल के हैंड्स में ना होकर पूरी सोसाइटी के लिए होनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो इससे क्या होगा कि पूरी सोसाइटी के हित में बात की जा सकेगी। सो सोशलिस्ट जो थे वो इस तरीके का चेंज चाहते थे, वो एक तरीके की सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे कैंपेन भी चलाए थे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि बिना प्रॉपर्टी के, बिना संपत्ति के एक सोसाइटी कैसे रन करेगी, और ये किस
तरीके की सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे एंड इस सोशलिस्ट सोसाइटी का बेसिस, इसका आधार क्या था, क्या इसका रिजल्ट होगा, क्या आउटकम होगा, किस तरीके का ये नेशन बनाना चाहते हैं। सो आइए इन सब चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखो जो सोशलिस्ट थे ना, ये फ्यूचर को लेकर एक डिफरेंट विजन रखते थे। ये किस आइडिया में बिलीव रखते थे, यहाँ पर हम इनकी अब आइडियोलॉजी पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ में बिलीव रखते थे, क्या क्या चीज़ से ये सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे, किन बेसिस पर ये सोशलिस्ट सोसाइटी को बिल्ड करना चाहते थे। सो सबसे पहला आइडिया यहाँ पर है कोऑपरेटिव्स का। देखो कोऑपरेटिव्स एंड साथ में एक और आप याद रख सकते हो वर्ड जो आप अपने एग्जाम में एक्स्ट्रा लिख कर आ सकते हो, कम्युनिटी, राइट। तो ये कम्युनिटी एंड कोऑपरेटिव दोनों की ही भावना में या दोनों ही विचारों में ये विश्वास रखते थे। एंड कम्युनिटी एंड कोऑपरेटिव को कैसे अचीव किया जा सकता है, जब सभी इंडिविजुअल साथ मिलकर काम करेंगे। और देखो जब सब इंडिविजुअल साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई कंपटीशन नहीं होगा। अब देखो कोई कंपटीशन नहीं होगा तो एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण होगा सभी लोगों के बीच में। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कोऑपरेशन की भावना आएगी, कोऑपरेशन की भावना होगी तो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी तैयार होगी। एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऐसी तैयार होगी जिसमें क्लासेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होगा। और ऐसी सोसाइटी को इगैलिटेरियन सोसाइटी कहा जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सोशलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट ओवन के बारे में। इनका लाइफ स्पैन है 1771 टू 1858। ये एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। इन्होंने इंडियाना दैट इज़ इन यूएसए, अमेरिका में है, राइट। सो इंडियाना में इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बिल्ड किया और जिसका नाम इन्होंने रखा न्यू हार्मनी। सो देखो ये सारे के सारे जो सोशलिस्ट थे जैसे कि रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लैंक, कार्ल मार्क्स एंड अदर जो सोशलिस्ट थे, इनकी आइडियोलॉजी तो एक थी कि ये समाज में इक्वालिटी लाना चाहते थे, ये सोशलिज्म में बिलीव रखते थे। बट इनकी आइडियोलॉजी जो ये थी ना वो डिफरेंट बेसिस पर आधारित थी। जैसे कि जो रॉबर्ट ओवन थे ना, ये यूटोपियन सोशलिज्म में बिलीव रखते थे, ये यूटोपियन सोशलिज्म लाना चाहते थे सोसाइटी में, राइट। सो इन्होंने क्या करा कि एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड की जिसका नाम इन्होंने रखा न्यू हार्मनी। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो कैपिटलिस्ट हैं एंड जो वर्कर हैं वो साथ में मिलकर काम करेंगे और जितना भी मुनाफा कैपिटलिस्ट को होगा उस मुनाफे को या उस पैसे को वर्कर की हेल्थ पर या वर्कर की वेलफेयर पर लगाया जाएगा। ठीक है, सो इन्होंने कहा कि इस कोऑपरेटिव कम्युनिटी में दोनों ही क्लास के लोग काम करेंगे, कैपिटलिस्ट भी वर्कर भी, इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगा, इक्वालिटी होगी इन दोनों के बीच में। एंड साथ मिलकर काम करेंगे तो कोऑपरेशन की फीलिंग भी आएगी इन दोनों को एक दूसरे से। एंड साथ ही साथ जो भी प्रोडक्शन का मुनाफा होगा कैपिटलिस्ट को, उस पैसे को वर्कर की वेलफेयर के लिए लगाया जाएगा। सो इस तरीके से हम एक यूटोपियन सोसाइटी को बिल्ड कर सकते हैं जिसमें समाज में सबके लिए इक्वालिटी होगी। ओके, बट कुछ सोशलिस्ट ऐसे थे जो ये मानते थे कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी को अकेले वाइड स्केल पर चलाना बहुत मुश्किल है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव नहीं लिए जा सकते कोऑपरेटिव कम्युनिटी को चलाने के लिए। सो इन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की कि वो इन कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे एंड अपना साथ दे इन कोऑपरेटिव कम्युनिटी में। बहुत सारे ऐसे सोशलिस्ट थे, वो चाहते थे कि भले ही रॉबर्ट ओवन ने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड कर ली है लेकिन ऐसी कोऑपरेटिव कम्युनिटी को वाइड स्केल पर चलाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए अब ये गवर्नमेंट का साथ चाहते थे कि गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव्स में अपना साथ दे और एनकरेज करे कोऑपरेटिव कम्युनिटी को। इसी तरीके से जो फ्रांस में लुई ब्लैंक थे जिनका लाइफ स्पैन है 1813 टू 1882, लुई ब्लैंक चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे एंड जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उन्हें रिप्लेस कर दे। तो जो ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी थी ये इस तरीके की कम्युनिटी या इस तरीके का एसोसिएशन था जिसमें सभी लोग मिलकर काम करेंगे, वर्कर भी एंड कैपिटलिस्ट भी, और जो मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट्स होंगे, बेनिफिट जो भी होगा वो डिवाइड रूप से बांटा जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये पैराग्राफ है ना फर्स्ट, इसमें यूटोपियन सोशलिज्म की बात हो रही है एंड
जो इसके प्रोमिनेंट थिंकर थे वो थे रॉबर्ट ओवन, एंड साथ ही साथ मैं आपको दो और ऐसे नाम बता देती हूँ, सेंट साइमन प्लस लुई ब्लैंक एंड चार्ल्स फोरियर। ठीक है, ये जो थे ये सोशलिज्म में, यूटोपियन सोशलिज्म में बिलीव रखते थे। ये सभी क्या चाहते थे ना, यूटोपियन सोशलिस्ट ये चाहते थे कि जो कैपिटलिस्ट है ना उनके कॉन्शियस मन में, उनके चेतन मन में बदलाव लाए जाएं, जिसके लिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, एंड कार्ल मार्क्स ने इन लोगों को यूटोपियन सोशलिस्ट कहा था। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों ने कुछ ऐसा कहा और कुछ ऐसा लिखा जिसकी वजह से हमें रशिया में रेवोल्यूशन देखने को मिला, एंड इन्हीं दोनों ने इन आर्ग्यूमेंट्स पर, जो सोशलिज्म को लेकर डिफरेंट आइडियाज़ एंड डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें एडअप कर दी। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कैपिटलिस्ट मानते हैं, जैसे कि हमने कैपिटलिज्म अभी पढ़ा था ना, वही है कैपिटलिस्ट वाला आइडिया भी। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट ये क्यों मानते हैं, यहाँ पर इन्होंने देखो रीज़न भी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है ना ये क्या करते हैं, ये अमीर लोग अपनी फैक्ट्री में पैसा लगाते हैं, तो कैपिटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाते हैं फैक्ट्री में, बट फैक्ट्री का जो प्रॉफिट होता है ना वो किसके द्वारा होता है, वो वर्कर्स के द्वारा होता है, क्योंकि ये दिन रात काम करते हैं और ये प्रॉफिट देते हैं इन कैपिटलिस्ट को। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कैपिटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ पैसा लगा रहा है, उसके पास पैसा है तो उसने फैक्ट्री में लगा दिया, लेकिन फैक्ट्री में जो प्रोडक्टिविटी हो रही है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो वर्कर्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी को ये कैपिटलिस्ट के तौर पर देखते हैं। यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो वर्कर्स की कंडीशन है वो तब तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक प्राइवेट कैपिटलिस्ट प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करते रहेंगे, मतलब अपनी जेब में पैसा डालते रहेंगे, जब तक वर्कर्स की कंडीशन इम्प्रूव नहीं होगी। सो वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा बाहर। दैट मीन्स कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को ख़त्म करना पड़ेगा। एंड मार्क्स चाहते थे कि जो वर्कर्स हैं वो अपने आप को कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से खुद को बचाएं, क्योंकि वर्कर्स का ही तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि वर्कर्स की वजह से ही कैपिटलिस्ट का इतना मुनाफा हो रहा है, वेयर एज कैपिटलिस्ट अपनी ही जेब भरता जा रहा है, बट वो वर्कर्स के वेलफेयर की तो सोचता ही नहीं है। सो इसीलिए मार्क्स चाहते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो अपने आप को कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से बचाएं। एंड यहाँ पर मार्क्स ये भी कहते हैं कि वर्कर्स जब अपने आप को कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से फ्री कर लेंगे तो वो एक ऐसी रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं जिसमें प्रॉपर्टी पर सभी लोगों का अधिकार होगा। द प्रॉपर्टी वुड बी सोशली कंट्रोल्ड, मतलब अब प्रॉपर्टी एक इंसान के हाथ में नहीं होगी, एंड अब एक नई सोसाइटी स्टैब्लिश होगी, दैट वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी। और इन्होंने कहा कि जब वर्कर्स ऐसा करेंगे तो वो कैपिटलिस्ट से ज़रूर जीत जाएंगे। और देखो कम्युनिस्ट सोसाइटी में ही कार्ल मार्क्स बिलीव रखते थे, ये चाहते थे कि कम्युनिस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश हो, इसी से देश का भविष्य अच्छा हो सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि कम्युनिज्म मतलब कम्युनिस्ट सोसाइटी में जो कार्ल मार्क्स है वो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि ना तो कोई स्टेट होनी चाहिए ना कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए। ध्यान रखना मैं यहाँ पर बात बता रही हूँ कम्युनिस्ट सोसाइटी की। ये कहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें ना तो कोई स्टेट हो ना कोई गवर्नमेंट हो। ये कहते हैं कि जो जनता है वो मालिक होनी चाहिए, एंड जो मनी है उस बेसिस पर काम नहीं होना चाहिए, नो मनी बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई भी क्लास में डिवीज़न नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि कम्युनिस्ट सोसाइटी में कार्ल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते। ये क्या मतलब है? देखो जैसे कि हमने सोशलिज्म में क्या देखा था कि सोशलिज्म आइडियोलॉजी रखने वाले जो सोशलिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि एक ऐसी कम्युनिटी हो जिसमें कैपिटलिस्ट एंड वर्कर साथ मिलकर काम करे, एंड जो बेनिफिट कैपिटलिस्ट को मिल रहा है वो वर्कर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करे एंड वर्कर्स के वेलफेयर में लगाए। सो यहाँ पर सोशलिज्म में देखा गया कि जो सोशलिस्ट है वो चाहते हैं कि जो बेनिफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बट यहाँ पर कम्युनिस्ट सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हुई है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे।
सो ऑल एंड ऑल कार्ल मार्क्स जो हैं वो चाहते थे कि कैपिटलिज्म को अगर हटाना है तो कैपिटलिज्म को हटाकर सोशलिज्म आएगा, एंड सोशलिज्म को हटाकर फिर कम्युनिज्म आएगा। एक्चुअली नोट हटाकर कहने का मतलब है कि सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो सकता है एक सोसाइटी में। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। जो ये नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इसका एक लाइव सेशन ले लूँगी, ठीक है। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।